अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक में नागरिकता के बारे में बताया गया है। और ये है भारतीय संविधान का भाग 2। टोटल कितने भाग है? टोटल 22 भाग है, उसी में से ये भाग 2 के बारे में बता रहे हैं। क्या है? नागरिकता के बारे में। देखिए, जब संविधान लागू हुआ था उस समय स्थितियां अलग थी, क्योंकि आपको पता है कि 1947 में जो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उसके चलते बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई थी उस तत्काल सिचुएशन में। कौन भारत का नागरिक होगा, कौन नहीं होगा, ये बहुत सारी उस समय दुविधाएं भी थी। देखिए, तो भारत का जो संविधान लागू हुआ था उस समय जो प्रावधान इसमें अनुच्छेद 5 में किए गए, ठीक है, वो उस समय के जो तत्काल परिस्थितियां थी उसके अनुसार बनी थी। और इसके बाद अनुच्छेद 11 में यह प्रावधान कर दिया गया कि संसद यानी कि पार्लियामेंट जो है वो नागरिकता के संबंध में अपना कानून बना सकती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 में जो प्रावधान है वो आपको उतना याद नहीं रखना है। ठीक है, आपको मेन याद रखना है कि अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 11 आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कि संसद को पावर मिली हुई है नागरिकता के बारे में क्या करने के लिए? कानून बनाने के लिए। देखिए, इसमें सारे जो आर्टिकल है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम वन बाय वन इसको बताते हैं। देखिए, अनुच्छेद 5 में कहा गया, ये जो है संविधान प्रारंभ होने पे नागरिकता के बारे में बता रहा है। ठीक है, बाद में इसमें संशोधन हुए थे, क्योंकि हमने बताया ना कि संसद को यानी कि पार्लियामेंट को ये पावर मिला कि नागरिकता के बारे में कानून बना सकती है, तो समय समय पे कानून बनते रहे। ये जो बने थे ये उस समय की तत्काल परिस्थितियों के अनुसार बने थे। ठीक है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, अभी अभी देश आजाद हुआ था, तो उस समय की परिस्थितियां अलग थी और आज की परिस्थिति जो है वो अलग है। आज हम लोग अच्छे से सेटल हो चुके हैं। ठीक है, देखिए, उस समय ये था कि संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, अधिवास मानी निवास है, और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जिसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे थे, या जो किसी ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पे रह रहा था। ये वाला क्यों है? अब मान लीजिए ये प्रोविजन नहीं रहता तो उस हिसाब से देखा जाए तो माउंटबेटन भी 1947 में भारत आया था, तो वो भी भारत का नागरिक हो जाता कि भाई हम भी इतने महीनों से रह रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं है, बहुत सारे अंग्रेज फिर भारत का नागरिक हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो भारत के राज्य क्षेत्र में जिनका जन्म हुआ था वो तो ऑब्वियसली भारतीय होंगे, जिनके माता पिता में से कोई भारत राज्य क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था ये भी ऑब्वियसली उनके भी बच्चे भारतीय होंगे। ठीक है, और कम से कम जो है वो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक मामूली तौर पे, मामूली तौर का मतलब है निवास कर रहे हैं। मान लीजिए व्यापार के लिए कहीं जा रहे हैं फिर आकर के रह रहे हैं, तो ये मामूली तौर से ही हुआ। ठीक है, यानी कि वहां पे आमतौर पे यहाँ पे रह रहे थे, वो भी क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे। यह उस समय का प्रोविजन था जब संविधान लागू हुआ था। इसके बाद परिस्थितियां बदलती गई, सिचुएशंस बदलते गए और कानून बना और फिर उसके बाद उसमें संशोधन होते गए। ठीक है, अभी 2019 में भी एक संशोधन हुआ, आपको पता होगा, CAA के बारे में न्यूज में काफी छाया रहा था, विरोध प्रदर्शन भी काफी हुआ था उसके बारे में, आप लोग न्यूज में देखे होंगे। लेकिन बुक्स में ऐसे दी हुई है कि समझ में ही नहीं आता है। ज्यादातर किताब में ऐसे दिया हुआ इस टॉपिक को, नागरिकता के टॉपिक को, कि आपको ठीक से समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर पहले क्या हुआ था, बीच में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये उस समय की सिचुएशन के अनुसार ये प्रावधान था। इसके बाद क्या हुआ देखिए, इसके बाद इससे आगे सीधे अनुच्छेद 11 में बताएंगे। अनुच्छेद 5 समझ गए। अब अनुच्छेद 6 में देखिए, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 6 और 7 जो है वो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, उनके विषय में था, तो वो भी तत्काल परिस्थितियों के अनुसार था। अनुच्छेद 6 में था उन लोगों के नागरिकता से जुड़े प्रावधान जो पाकिस्तान से भारत आए थे। ठीक है, उस समय पाकिस्तान अभी भी नया नया बना था, तो कुछ लोग जो हैं वो भारत से पाकिस्तान आ गए और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत जा रहे थे। तो उस सिचुएशन में कौन कहाँ का नागरिक होगा, कौन भारत का होगा, नहीं होगा, कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948, डेट याद रखिएगा, अभी किसी एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में ही
डायरेक्ट डेट पूछ दिया। ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब पूछ देता है तब समझ में आता है यार काफी टफ क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, ये तो बुक्स में है ही नहीं, लेकिन बुक्स में है, हम लोग इस पे गौर नहीं करते। ठीक है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया, इस समय देश आजाद हो चुका था, ध्यान दीजिएगा, आजादी के बाद की बात है ये। 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया और तब से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवास कर रहा है। ठीक है, तब वो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, ये प्रावधान किया गया। और मान लीजिए वो 19 जुलाई 1948 के बाद आया, पहले आया तो ठीक है, अब बाद में आया तब उसको रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण के द्वारा वो नागरिक बन सकता था, उसके लिए अलग नियम थे। ठीक है, ये हमने मोटा मोटा समझा दिया आपको, नियम तो ज्यादा थे लेकिन मोटा मोटा आप इतना समझिए फिलहाल, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 6 में था कि जो भारत आए थे पाकिस्तान से, अब साथ में क्या होगा, जो भारत से चले गए पाकिस्तान तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भारत के नागरिक नहीं होंगे, सीधी बात है ना। इसमें भी डेट दिया गया 1 मार्च 1947 के बाद, याद रखिएगा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और ये कब की बात है, उससे पहले की बात है। तो उसके बाद जो भारत से पाकिस्तान प्रव्रजन कर गए, कहां चले गए, पाकिस्तान चले गए, उनको भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी कुछ प्रोविजन थे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही आप याद रखिए, बहुत है। ठीक है, इसका अगर इमेज बनाना है माइंड में तो आप गदर मूवी देखे होंगे, यही सनी देओल वाला, सनी देओल और अभिषा पटेल वाला आप देखे होंगे गदर मूवी, इसको आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा मूवी है, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी कि कैसे भारत से पाकिस्तान उस समय लोग गए होंगे, कैसे पाकिस्तान से भारत आए होंगे, क्या उस समय की परिस्थितियां रही होंगी, कितना लोगों को कष्ट झेलना पड़ा होगा। ठीक है, एक कहानी के बारे में यहां भी बताया गया है गदर मूवी में, आप लोग देखे होंगे गदर, एक प्रेम कथा। चलिए, अनुच्छेद 8 में बताया गया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो भारतीय मूल का है, भारतीय मूल का मतलब उसकी जड़ भारत में है, यानी कि दादा दादी नाना नानी में से या मम्मी पापा में से कोई भारत में रहता हो, भारत का नागरिक हो। ठीक है, लेकिन अब वो क्या हो गया, अब वो विदेश में सेटल हो गया, वहां पर वो मामूली तौर पे रहने लगा। ठीक है, तो अब वो चाहता है कि नहीं हम भारत के नागरिक बने, तो उसके लिए भी कुछ प्रावधान होने चाहिए, उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 8 में। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही याद रखिए कि जिसके दादा दादी नाना नानी में से कोई भारत के नागरिक थे, तो ऐसे व्यक्ति जो भारतीय मूल का है और वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसके बारे में बताया गया है। बस इतना याद रखिए अनुच्छेद 8 के बारे में, आपका काम आराम से हो जाएगा एग्जाम में। इससे डीप क्वेश्चन जनरली नहीं ही पूछता है। ठीक है, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सीधा बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में जाकर के वहां किसी देश की नागरिकता ले लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, और वहां का नागरिक हो गया ना, उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 10 देखिए, अनुच्छेद 10 उतना याद रखने की जरूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें बस एक इंपॉर्टेंट बात है कि नागरिकता के बने रहने की इसमें कुछ रूल दिया हुआ है। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कोई नागरिक है, वो नागरिक बना रहेगा, तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद है अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 के अनुसार देखिए, अनुच्छेद 11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सीधा सीधी क्वेश्चन आता है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 11 के तहत। ठीक है, या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि अनुच्छेद 11 के तहत डैश कर देगा, डैश को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, तो क्या आंसर हो जाएगा, पार्लियामेंट यानी कि संसद। ठीक है, संसद को है। जो संविधान लागू होने के समय जो अनुच्छेद 5 में जो प्रावधान थे वो तो हम आपको पढ़ा दिए। इसके बाद 11 में ये कहा गया कि संसद इस पे कानून बना सकती है। ठीक है, तो संसद ने जो कानून बनाया, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, याद रखिएगा ये 1955 बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधी क्वेश्चन आएगा कब बना था, तो 1955 में।
इसके बाद टाइम टू टाइम यानी समय समय पे इस पे क्या होता गया, संशोधन होते गए। ठीक है, और आगे भी संशोधन हो सकते हैं। और ये संशोधन कौन कर सकता है, संसद। किस मंत्रालय का अधीन ये होता है, ये होता है गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, नागरिकता का जो कानून है वो लागू करवाने का जो है उसका डिपार्टमेंट कौन है, इससे संबंधित डिपार्टमेंट है गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। ठीक है, चलिए अब जितने भी आपके रूल रेगुलेशन जो लागू होंगे वो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत ही होगा, और जो टाइम टू टाइम संशोधन होते रहेगा उसके अनुसार। ठीक है, इसलिए इसको पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर इस अधिनियम में क्या बातें हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय जो कानून बने थे वो उस समय परिस्थिति के अनुसार बना हुआ था, जब देश आजाद हुआ था, विभाजन हुआ था, उस समय के अनुसार। जो अधिनियम है वो तो अभी के अनुसार हो गया, पूरा जो संशोधन हुआ उसके बाद तो ये वर्तमान अनुरूप में ये है। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, मतलब 5 तरीकों में से किसी एक तरीके से दी जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, ये याद रखिएगा 5 तरीकों से, ये भी एग्जाम में पूछता है। इसमें पहला है जन्म के आधार पर। मान लीजिए किसी का जन्म भारत में हुआ है तो 26 जनवरी 1950 के बाद, तो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, मान लीजिए किसी का जन्म भारत में होता है तो कहां का नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा। आपका भी जन्म भारत में हुआ होगा, मेरा भी जन्म भारत में हुआ है, तो हम लोग कहां के नागरिक हैं, भारत के। ठीक है, इसके बाद है वंश के आधार पे। वंश के आधार पे यानी कि मम्मी पापा अगर भारतीय हैं तो हम लोग भी भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, जिनके माता या पिता में से कोई भी भारत के नागरिक हैं तो वो भारत का नागरिक होगा। देखिए पहले जब ये 1955 वाला जो कानून बना हुआ था ना, उसमें सिर्फ पिता के आधार पे था। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ का समाज है वो पितृसत्तात्मक यानी कि पिता के आधार पे ही वंश की गणना होती थी। ठीक है, लेकिन इसमें 1992 में संशोधन किया गया कि भाई माता के आधार पे क्यों नहीं हो सकता है, सिर्फ पिता के आधार पे क्यों। मान लीजिए किसी की माता भारतीय है तो उसका बच्चा भारतीय क्यों नहीं होगा। तो फिर 1992 में इसको संशोधन किया गया और ये प्रोविजन कर दिया गया कि ठीक है पिता के आधार पे तो है ही, अब माता के आधार पे भी होगा। तो वंश के आधार पे माता या पिता में से कोई भी अगर भारतीय हैं तो भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। ठीक है, ये याद रखिएगा कब ये हुआ था, 1992 में ये प्रोविजन हुआ था। माता के आधार पे भी ये एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ गए, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे। इसके बाद है रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण के आधार पे। देखिए इसमें बहुत सारे रूल है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है वो हम यहाँ पे आपको बताते हैं। जो भारतीय मूल का व्यक्ति हो, जैसे भारतीय मूल का बोले ना जाके विदेश में सेट हो गया है, लेकिन उसकी जड़ जो है यानी कि दादा दादी मम्मी पापा कोई भारत का हो। ठीक है, अब वो चाहता है कि नहीं हम भारत के नागरिक बने। ठीक है, तो अगर वो भारत में 7 साल रह लेता है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, वो व्यक्ति जो भारतीय नागरिक से विवाह कर ले, अब जैसे मान ले कि मेरी कोई पत्नी आए अमेरिका से, अमेरिकन लड़की से मान लीजिए हम शादी कर ले। ठीक है, अब वो चाहे कि हम भी भारतीय बन जाए, अब हम यहीं पर रखेंगे, जाहिर सी बात है मम्मी पापा का पैर दबवाएंगे। ठीक है, तो अब उसको मान लीजिए भारतीय अच्छा लगने लगे, कहे नहीं हम यहीं पर रहेंगे, हम ही अच्छे लगने लगे, तो उसको क्या करना होगा, आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह देना होगा। तो हम उसको बोलेंगे एक काम करो तुम भारत में रहो 7 साल मेरे साथ रहो भारत में, जब 7 साल हो जाएगा तो तुमको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद है देशीकरण या प्राकृतिकरण से। समझ गए, ये समझ गए, ये सभी के लिए नहीं था, ये किसके लिए था, जो भारतीय मूल का हो या किसी भारतीय से वो विवाह कर ले उसके लिए था। अब देशीकरण वाला तो कोई भी आ सकता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हो चीन का हो या श्रीलंका का हो या अमेरिका का हो कोई व्यक्ति। ठीक है, अब उसको भारत अच्छा लगने लगे कि नहीं यहाँ ठीक है यहाँ हम रहेंगे। ठीक है, या यहाँ पे मान लीजिए जॉब करने आया और उसको यहीं पे अच्छा लगने लगा,
यहीं पे हम अपना घर वर बसा के रहेंगे। तब उसको क्या करना होगा नागरिकता के लिए? तो जो मेन पॉइंट है वो हम आपको बताते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मेन है उसको कम से कम 12 साल भारत में रहना होगा, कुल 12 साल रहना होगा। ये है आपको देशीकरण या आपको प्राकृतिकरण के, दोनों बोलते हैं इसको। इसके तहत अगर कोई नागरिकता प्राप्त करना चाहे तो ये रूल है। ठीक है, 4 तरीके आप समझ गए। ठीक है, 5वां है अगर किसी क्षेत्र को भारत में मिला लिया जाए। जैसे कि मान लीजिए पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, फिर 36वें संविधान संशोधन के तहत वो भारत का हिस्सा बन गया, तो ऑटोमेटिक वहां के जो लोग हैं वो भारत के नागरिक हो गए। उसी तरह गोवा पहले भारत का हिस्सा नहीं था, आपको पता होगा। ठीक है, वहां पे पहले पुर्तगालियों का शासन था। जब गोवा भारत का हिस्सा बन गया तो फिर वहां के लोगों को भारत की नागरिकता मिल गई। उसी तरह सिक्किम के लोगों को भी मिल गई। तो जो नए क्षेत्र भारत में आके मिलेंगे वहां के लोगों को ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। चलिए आगे देखिए। 1955 में जो नागरिकता अधिनियम बना था उसमें टाइम टू टाइम संशोधन भी हुए हैं। ठीक है, 1955 में जो बना था वो संशोधन हुआ 1986 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 वाला तो सब जानते हैं। ठीक है, हो गया अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 खत्म। भारतीय नागरिकता यानी कि संविधान का भाग 2 कंप्लीट। ठीक है।